बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम कुछ मज़ीद इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, जैसे लीग ऑफ नेशंस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बाकायदा तौर पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम मज़ीद कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएससी, ये जितने भी छोटे मोटे कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, इनमें से सवालात पूछे जा रहे होते हैं, तो हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आल्दो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे और जिनके नाम आपको पेपर्स में, न्यूज में आपको देखने को मिल रहे होते हैं। उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और उनके बारे में डिस्कस करना हमारे लिए अशद जरूरी है। आज हम मजीद कुछ इंपोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वहां से कौन कौन से कैसे कैसे सवालात पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जरा हेडिंग दे ले जी। आज भी हमने कुछ इंपोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करना है। जैसे हमारे पास है जी आईएमएफ का, आपने नाम सुना होगा, पूरी दुनिया आईएमएफ के नाम से वाकिफ है। ये हमारे पास क्या होती है। इस तरह से वर्ल्ड बैंक का आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक हमारे पास क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनके बारे में हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं जी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इनके हवाले से कौन कौन से सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने अपने नोट्स में इन सवालात को ऐड करना है जी। ठीक है जी। चले देखिए, ये जो वर्ल्ड वार हमारे पास 2 हुई थी, वर्ल्ड वार 2 आपको पता है 1939 से लेके 1945 तक वर्ल्ड वार 2 रहती है, सेकंड वर्ल्ड वार जिसे हम बोलते हैं। अब ये जो सेकंड वर्ल्ड वार है, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में एक तरह की जो जंग छिड़ गई थी, और उसमें नुकसान भी हुआ होगा बहुत ज्यादा ममालिक का, और ममालिक की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी अनस्टेबल हुई होगी, और इस तरह से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब हुआ होगा ममालिक का, क्योंकि जंग छिड़ गई थी ना पूरी दुनिया में। सेकंड वर्ल्ड वार जिसे हम दूसरी जंग अजीम बोलते हैं, 1939 से लेके 1945 तक ये बाकायदा तौर पे जंग जो है वो एक तरह की जारी रहती है। ठीक है जी। अब बहुत ज्यादा जो ममालिक थे, जैसे हम देखें यूरोपियन कंट्रीज के कुछ ममालिक, अमेरिका के ममालिक, या सोवियत यूनियन में जो ममालिक थे, उन ममालिक ने आफ्टर वर्ल्ड वार जो 2 थी, अभी वर्ल्ड वार 2 तकरीबन चल ही रही थी और अपने इख्तिताम पर ही थी, तो बहुत ज्यादा जो ममालिक थे, जैसे देखे यूरोपियन कंट्री के, अमेरिका के, सोवियत यूनियन के, ये मिल बैठे, इकट्ठे हुए। कहां पे इकट्ठे हुए? ब्रिटेन वुड में इकट्ठे हुए। कहां पे इकट्ठे हुए जी? नाम लिखे जी, कहां पे इकट्ठे हुए? ब्रिटेन वुड में इकट्ठे हुए। ब्रिटेन वुड में एक हमारे पास जगह है जी, कहां पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में एक जगह, और यहाँ पे ये जो लोग हैं सोवियत यूनियन के, यूरोपियन कंट्रीज के, अमेरिका के लोग जो है वो बड़े बड़े जो लोग थे, ममालिक थे, वो इकट्ठे बैठे और उन्होंने सोचा कि पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से जनाब ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो हमारी थी वो अनस्टेबल हुई है, जो मुआशी हालात हैं वो बाकायदा तौर पे जो है वो कंट्रोल में नहीं रहे, वो खराब हो गए हैं पहले से। ममालिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत ज्यादा तबाही हुई है, डिस्ट्रक्शन हुई है। तो अब इस चीज को क्या किया जाए? ठीक किया जाए। इस चीज को जो है वो इंप्रूव किया जाए, बेहतर से बेहतर किया जाए। तो ये जुलाई 1944 की बात है जी। जुलाई 1944 की बात है। तो कहां पे एक तरह की कॉन्फ्रेंस होती है जी? कहां पे कॉन्फ्रेंस होती है? ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस होती है। इसको हम क्या बोलते हैं जी? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। जुलाई 1944 में हुई। कहां पे हुई? ब्रिटेन वुड में हुई। और कंट्री कौन सा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जुलाई 1944 में हुई। और वहां पे 2 बड़े जो अदारे हैं उनका जो है वो उनको क्या में लाया गया। अब कौन कौन से उनमें से 2 अदारे थे? अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, आईबीआरडी, इस ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो कि जुलाई 1944 में अमेरिका में हुई, इसमें एक तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, आईबीआरडी स्टैंड फॉर
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बाकायदा तौर पे इसको क्या में लाया गया। और इस तरह से एक जो दूसरा हमारे पास एक अदारा था जिसका नाम था IMF, जिसे हम बोलते हैं। IMF किसे बोलते हैं जी? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जरा इसकी एब्रिविएशन भी पेपर में पूछता है कि IMF स्टैंड फॉर, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हम इसको बोलते हैं जी। तो ये दो अदारे बाकायदा तौर पे 1944 में जो है वो मार्ज़े वजूद में आए, इनका जो है वो क्याम किया गया इस ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में। और लेटर बाद में इसी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट को जो है वो वर्ल्ड बैंक का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया जी? वर्ल्ड बैंक का नाम दिया गया, राइट। तो अभी आपने समझ लिया कि ये IMF और वर्ल्ड बैंक क्यों बनाए गए, कब बनाए गए, कैसे बनाए गए, ये हमने डिस्कस कर लिया, समझ गया बात को। अब देखते हैं कि इन IMF का और वर्ल्ड बैंक का बाकायदा तौर पे काम क्या, इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, ये क्यों बनाए गए थे। रीजन तो मैंने आपको बता दिया है। और अब ये काम किस तरह से करते हैं, या हमारे जो नीडी ममालिक हैं, जो नीडी कंट्रीज हैं, जिनको जरूरत है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, जिनको जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, तो उनकी हेल्प ये वर्ल्ड बैंक और IMF किस तरह से करते हैं। अगर हम पहले IMF की बात करें तो IMF बाकायदा तौर पे जुलाई 1944 में जनाब जो है वो बनता है। और अगर इसकी एग्जैक्ट डेट की बात करें तो IMF जो है वो तकरीबन 1 जुलाई 1944 में बनता है, और वर्ल्ड बैंक 7 जुलाई 1944 में बनता है। ये पेपर में सवाल पूछे गए। अब ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक बना दिया गया, IMF बेसिकली देखें, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को देखें तो ये जो है वो क्या करता है कि जितने भी जो आपके ममालिक है ना, कंट्रीज हैं, और उन कंट्रीज के अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना है, उनका जो मुआशी हालात ठीक करने हैं, जो नीडी कंट्रीज हैं उनके जो मुआशी हालात ठीक करने हैं, वो किस अदारे ने करने, और वो कौन सा अदारा है, वो IMF अदारा है, जिसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलते हैं। आपने इसको IMF को अक्सर न्यूज में सुना होगा कि फला कंट्री IMF के पास जा रही है, पाकिस्तान IMF के पास जा रहा है, पाकिस्तान में वफद आ रहा है जी IMF का, पाकिस्तान का वफद जो है वो वॉशिंगटन DC में जा रहा है जी, IMF की तरफ जा रहा है जी। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो इस तरह से ये जो IMF है बेसिकली इसका जो काम क्या है कि जो भी ममालिक हैं, वो ममालिक जिनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, जिनमें मुआशी हालात जिनके ठीक नहीं है, जिस मुल्क जो वो इकोनॉमिकली जिनकी जो मुआशत है वो डाउन है, बहुत कमजोर है, उनको खड़ा करने के लिए, उनको जनाब जो है वो चलाने के लिए, उनको रन करने के लिए जो अदारा बनाया गया IMF। और ये IMF उन गरीब ममालिक को, नीडी कंट्रीज को बाकायदा तौर पे कर्ज देता है। क्या देता है? कर्ज देता है। और वो जो कर्ज होते हैं या फिर लोन देता है, और उसके इवज में, उसके बदले में, वो उसने कर्ज जो दिया वो वापस तो लेना है, लोन वापस तो लेना है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगाता है? इंटरेस्ट लगाता है। उसके ऊपर क्या लगाता है? इंटरेस्ट लगाता है, सूद लगाता है, और इसकी बाकायदा तौर पे इंस्टॉलमेंट बना के, किस्तें बना के जो है वो किसी भी कंट्री को देता है और उससे वापस लेता है। समझ गए बात को? अब हम IMF की समझ तो हमें आ गई है, किसके लिए हम इसका जो है इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि IMF एक जो बैंक है, एक तरह का जो अदारा है, उसको फिर पैसे कौन देता है। बेसिकली अगर कोई भी मुल्क जो IMF का मेंबर बनता है, अभी देखें तो IMF के मेंबर्स की तादाद 190 के राउंड अबाउट हमारे पास IMF के जो वो ममालिक जो है वो कंट्रीज इसके मेंबर हैं। अब जो मेंबर मुल्क जो है वो इसका बनना चाहता है IMF का, तो उसको बाकायदा तौर पे चार्ज किया जाता है, यानी कि उसकी एक फीस होती है जो किसी भी मुल्क ने IMF को देनी और क्या बन जाना, उसका मेंबर बन जाना। और इसी तरह से 190 ममालिक ने अपनी जो उनकी GDP है, उनका जो ग्रोथ रेट है, या उनकी जो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी, उसके हिसाब से जो फीसेस होती है वो ममालिक को चार्जेस की जाती है। जो गरीब मुल्क होता है उसको कम फीस चार्ज की जाती है, जो अच्छा तगड़ा मुल्क होता है उसको ज्यादा फीस चार्ज की जाती है। और फीस जो इकट्ठी हुई रहती है, तकरीबन BBC की रिपोर्ट के मुताबिक आई थिंक कहा जाए तो तकरीबन 3 ट्रिलियन के राउंड अबाउट जो है वो डॉलर्स की फॉर्म में इसके पास जो है वो IMF के पास जो है वो रुपया पैसा पड़ा है। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो वो जो उसने मुख्तलिफ ममालिक में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उनको लोन की फॉर्म में, कर्ज की फॉर्म में तकरीबन राउंड अबाउट उसने देना होता है, और उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट लगा के उससे क्या करने होते हैं? वापस करने होते हैं। और ममालिक की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मुआशी हालात है जो मुल्क के, उनकी जो मुआशियत है, उनको ठीक करने के लिए बाकायदा तौर पे जो IMF है ये ममालिक को कर्ज देता है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की, अगर बात करें तो पाकिस्तान बाकायदा तौर पर अगर देखा जाए तो 11 जुलाई 1950 में, 11 जुलाई 1950 में ये सवाल पूछा जाएगा, 11 जुलाई 1950 में पाकिस्तान बाकायदा तौर पे IMF का क्या बन जाता है?
आईएमएफ का पाकिस्तान क्या बनता है, मेंबर बन जाता है जी। आईएमएफ का क्या बनता है जी, मेंबर बनता है। कब बनता है, सवाल पूछा जाएगा। 11 जुलाई 1950 में पाकिस्तान आईएमएफ का मेंबर बनता। और इस तरह से अगर आईएमएफ का मेंबर बन गया 11 जुलाई 1950 में, तो 1958 की अगर बात करें, 1958 की बात करें, सदर अयूब साहब की दौर की बात करें, प्रेसिडेंट अयूब साहब के दौर की बात करें, तो पाकिस्तान ने सबसे पहले अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो सबसे पहले पाकिस्तान जो है वो गया था आईएमएफ के पास, आईएमएफ का जो प्रोग्राम का हिस्सा बाकायदा तौर पे बनने गया था, वो 1958 में गया था। मेंबर पाकिस्तान ने मेंबरशिप आईएमएफ की कब हासिल की, 11 जुलाई 1950 को। और जो बाकायदा तौर पे आईएमएफ से कर्ज या फिर लोन लिया या उसके प्रोग्राम का हिस्सा बना, वो 1958 में पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले जो है उसने जनाब जो है वो क्या किया, आईएमएफ से डेबिट लिया, लोन लिया, कर्ज लिया, राइट। इस तरह से जितनी भी आगे हुकूमत आई, ज़ैद भुट्टो की आई, ज़िया साहब की आई, इस तरह से बेनजीर की आई, नवाज शरीफ साहब की आई, जरदारी साहब की आई, इस तरह से परवेज मुशर्रफ साहब की आई, इस तरह से इमरान खान साहब की, जितनी भी हुकूमतें आई, सब ने क्या किया जी, आईएमएफ के प्रोग्राम्स का हिस्सा बने और आईएमएफ से क्या लिए जी, कर्ज लिए। अब आप ये हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान 1958 से पाकिस्तान मकरूज है, कर्जदार है आईएमएफ अदारे का, और अभी तक हमने उसका जो कर्ज मुकम्मल तौर पे वापस नहीं किया। पर अभी हाल ही की बात करें तो सितंबर अक्टूबर की बात है, $7 बिलियन पाकिस्तान को जो फिर से दिया जाना, और 37 मंथ की इंस्टॉलमेंट में पाकिस्तान ने उनसे लेने, और उसके ऊपर बेकायदा तौर पे इंटरेस्ट लगना और उसके ऊपर सूद लगना है, समझ गया कि नहीं। और वो सूद की किस्तें पाकिस्तान ने इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में जो है वापस करनी। हम उनका जो इंटरेस्ट है वही वापस नहीं कर पा रहे, तो हमने असल रकम उनकी कैसे वापस करनी। तो इसी तरह से पाकिस्तान 1958 से ये जो आईएमएफ है इसके अदारे का क्या जी, मकरूज है, ये हिसाब लगा लिया। अगर हम बात करें तो आईएमएफ की जो है वो हिस्ट्री में, या पाकिस्तान की दुनिया की हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो कर्ज लिया या डेबिट लिया वो अर्जेंटाइन ने लिया था। अर्जेंटाइन ने तकरीबन 57 बिलियन के राउंड अबाउट जो है वो डॉलर्स जो है वो आईएमएफ से लिए। अगर हम बात करें ब्राजील की, तो 2002 में ब्राजील मुकम्मल तौर पे दिवालिया होने के करीब था, तो उसने आईएमएफ से कर्ज लिया। और आईएमएफ का जो कर्ज है 2021 में ब्राजील ने मुकम्मल तौर पे उतार दिया। ये हिसाब लगा लें कि मुकम्मल तौर पे ये जो ब्राजील मुल्क है साउथ अमेरिका का, जो कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा साउथ अमेरिका का ब्राजील, उसने मुकम्मल तौर पे जो है वो फ्री हो गया, आजाद हो गया, आईएमएफ के जो है वो कर्ज से निकल गए। लेकिन पाकिस्तान देख ले, 1958 से लेके आज तक पाकिस्तान आईएमएफ का मकरूज है। जो पैसा दिया जाता है वो हमारी मुआशी जो हालात है उनके ऊपर लगाना होता है, जिस तरह से लगाया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब आपके साथ, ठीक है जी। तो इस तरह से आईएमएफ जो है वो बाकायदा तौर पे काम करता है, और ये सारी चीजें आपने आईएमएफ के बारे में याद रखनी है जी, ठीक है। तो अब इसकी बैकग्राउंड की आपको समझ आ गई, थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक की बैकग्राउंड को भी समझ ले, तो फिर हम इसके जो एमसीक्यूज देखते हैं तो वो देखते हैं जी कौन कौन से इसमें मजीद बनते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो बेसिकली काम होता है वो ये होता है कि जो भी मुल्क के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है, उसको बाकायदा तौर पर मुल्क को उसके हिसाब से लोन देना, कर्ज देना। जैसे देखिए मिसाल के तौर पे किसी मुल्क में जो है वो ब्रिजेस बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, कैनाल बन रही है, रिवर का जो है वो रास्ता बनाना, इस तरह से मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम है, डेवलपमेंट का काम है, तो उसके लिए जो ममालिक को, निजी ममालिक को जो लोन देता है, डेबिट देता है, कर्ज देता है, वो वर्ल्ड बैंक का काम है, ठीक है जी। तो अब देखते हैं जी वर्ल्ड बैंक जो है बाकायदा तौर पर आईएमएफ जो है, इसका सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसको हम क्या बोलते हैं जी, आपने इसको लिख लेना है जी, आपने अपने नोट्स में इसको ऐड करना है जी। इसे हम क्या बोलते हैं जी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हम इसको बोलते हैं जी। किसको जी, आईएमएफ को। एक तो आपने ये याद रखना है। और ये बाकायदा तौर पे कब बना था जी, ये तकरीबन हम बात करें तो 1 जुलाई हमारे पास, 1 जुलाई 1944 में बना था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे जी, ये भी आपने याद रखना है। तो इसका हेड क्वार्टर जो वाशिंगटन में है, वाशिंगटन में है इसका हेड क्वार्टर, जो कहाँ पे जी, वाशिंगटन डीसी में हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और 1944 में ये बाकायदा तौर पे बना था, इसके बारे में आपने याद रखना है। और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कब किया, पाकिस्तान ने इसको जो ज्वाइन कब किया, तो ये भी आपने इसकी डेट याद रखनी, 11 जुलाई 1950 में पाकिस्तान इसको बाकायदा तौर पे ज्वाइन किया था। और अगर इसके मेंबर्स की तादाद की बात करें तो इसके जो मेंबर्स हैं वो हम देखें तो हमारे पास तकरीबन 190 या 189 के राउंड अबाउट हमें इसके जो है वो आईएमएफ के मेंबर्स देखने को मिलते हैं। इस तरह से आपने इसका जो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर होती है, एमडी मैं लिखता हूँ,
एम का मतलब है मैनेजिंग और डी का मतलब डायरेक्टर, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर बात करें तो आईएमएफ की जो आजकल मैनेजिंग डायरेक्टर उनका नाम है जी क्रिस्टलीना, क्रिस्टलीना, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, जॉर्जीवा, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। और इनका ताल्लुक कहां से? बल्गारिया से। इनका ताल्लुक कहां से जी? बल्गारिया से ये बिलोंग करते हैं और ये खातून है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं किसकी? आईएमएफ की। तो ये आपने इस आईएमएफ के हवाले से कुछ जो है वो मालूमात आपने अपने जहन में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपने माइंड में रखनी है। इस तरह से अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है वो हमारे पास कब बनता है जी? ये हमारे पास 7 जुलाई 1944 में ही बनता है, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में ही बनता है। और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो सेम है जी हमारे पास कहां पे है जी? इसका भी हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। और पाकिस्तान ने इसको भी ज्वाइन कब किया जी? 11 जुलाई को पाकिस्तान ने इसको भी ज्वाइन किया था जी। कब किया था? 11 जुलाई। और 1950 में पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। और इसके मेंबर्स की तादाद करें तो हमारे पास तकरीबन राउंड अबाउट अगर इसके मेंबर देखे जाएं तो 191 के राउंड अबाउट इसके मेंबर्स हमें देखने को वर्ल्ड बैंक के मिलते हैं। और इसके जो एक होता है जी हेड होता है उसका हम क्या बोलते हैं जी? प्रेसिडेंट बोलते हैं। और आजकल जो करंट प्रेसिडेंट है वो अजय बंगा साहब, अजय बंगा साहब जो है वो आजकल इसके करंट प्रेसिडेंट है जी वर्ल्ड बैंक। और इनका जो ताल्लुक है अजय बंगा साहब का वो देखा जाए जी वो इंडिया से, बंबई स्टेट इंडिया से ये बिलोंग करते हैं। अजय बंगा साहब इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक की आपने याद रखना। इस तरह से वर्ल्ड बैंक देखिए जैसे 19 सितंबर 1960 की अगर बात करें, 19 सितंबर 1960 की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो था इसने इंडस वाटर ट्रीटी करवाई थी। आपको याद होगा इंडस वाटर ट्रीटी इसने करवाई थी, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से हुई थी। सवाल ये पूछे गए, सारे पूछे गए पेपर्स में। तो 19 सितंबर 96, अब तो पूरी डेट पूछता है, पहले 1960 पूछता था सिंतास मुआहदे की, अब वो पूरी डेट पूछता है। 19 सितंबर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं जी? सिंतास मुआहदा भी हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सिंतास मुआहदा भी हम इसे बोलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को सिंतास मुआहदा भी बोलते हैं। 19 सितंबर 1960 में ही होता है बाकायदा तौर पे। और ये वर्ल्ड बैंक की मदद से करवाया जाता है। किसकी मदद से करवाया जाता है? वर्ल्ड बैंक की मदद से करवाया जाता है। और किस किस के दरमियान करवाया जाता है? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान करवाया जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी का मसला होता है, तो इसका मसला हल करने के लिए कौन पहुंचता है जी? किस ने हमारी हेल्प की इन दोनों ममालिक की? तो वो वर्ल्ड बैंक ने की जी, ठीक है जी। वर्ल्ड बैंक ने बाकायदा तौर पर इस अदारे ने इन दो ममालिक की हेल्प की और इनके दरमियान मुआहदा करवाया जिसे इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं। 19 सितंबर 1960 में करवाई। और ये कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पे कराची में हुई थी। ये भी सवाल पूछा गया, कहां पे हुई थी? कराची में हुई थी। वहां पे मिल बैठ के पाकिस्तान को 3 दरिया मिले और 3 दरिया जो है वो इंडिया को मिले। अगर इंडिया की बात करें तो ब्यास, इस तरह से सतलुज और रावी जो है वो इंडिया का दरिया माने गए। और इसी में देखा जाए तो हमारे पास जो वो ऊपर सिंध है, झेलम और चनाब, जो 3 दरिया जो है वो किसको मिले? पाकिस्तान के हिस्से में आए। इस तरह से ये वर्ल्ड बैंक है जो वो ममालिक की क्या करता है जी? हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है जी। तो ये सारे सवाल बने हुए आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है जी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO स्टैंड्स फॉर, ये हमारे पास क्या होता है जी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है जी। FAO स्टैंड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जी, सॉरी। तो फूड एंड एग्रीकल्चर नाम से जाहिर है ये खुराक और जो हमारे पास एग्रीकल्चर ज़राअत के हवाले से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। और ये तकरीबन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो UNO के अंडर रह के क्या करती है जी? काम करती है, उसको ये सारे फॉलो करते हैं जी। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। और ये कब बनाएगी? ये 1945 में बनाई गई थी। ये कब बनाई गई थी? ये 1945 में बाकायदा तौर पे ये देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में आई थिंक बनाई गई थी। 1945 में बनाई गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हम इसे बोलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर का बहुत सवाल पेपर में बार बार पूछा गया। तो आपने याद रखना है कि FAO स्टैंड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बार बार सवाल पूछा गया। ये कब बनी? 1945 में बनेगी, बार बार पेपर्स में देखने को मिलेगा। और हेडक्वार्टर इसका कहां पे जी? रोम में है। ये भी बार बार सवाल पूछा गया। और रोम जो हमारे पास ये कहां पे? ये बेसिकली हमें इटली में देखने को मिलता है। ये हमें कहां पे देखने को मिलता है जी?
इटली में देखने को मिलता है। और इटली की अगर बात करें तो ये जो हमारे पास एक शहर है रोम, और इसी रोम में हमारे पास वेटिकन सिटी भी है। इसमें क्या है जी, वेटिकन सिटी भी, जिसे दुनिया का सबसे छोटा मुल्क माना गया, ये भी इसी रोम में मौजूद है, जहां पे पोप फ्रांसिस बैठते हैं। ठीक है जी, तो ये रोम में इसका जो है हमारे पास क्या है जी, वो इसका हेडक्वार्टर है। सवाल बार बार पूछा गया, रोम इटली में इसका जो है वो हेडक्वार्टर हमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का देखने को मिलता है। और इसके हम डीजी की बात करें, इसके डायरेक्टर जनरल होते हैं। इसके क्या होते हैं जी, डायरेक्टर, डीजी। डीजी स्टैंड फॉर डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग साहब है जी हमारे पास। क्यू डोंग साहब जो है वो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है। और क्यू डोंग साहब का जो ताल्लुक है वो चाइना से है। क्यू डोंग साहब का जो ताल्लुक है वो कहां से है जी, चाइना से। और पूरी दुनिया में जो फूड का मसला है, एग्रीकल्चर के हवाले से जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा तौर पर बनाएगी। ठीक है जी, तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ये आपने अपने जहन में रखना। चले अब मजीद कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इनके बारे में आप अपने नोट में ऐड कर लें, नोट्स में ऐड कर लें। ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की हैं, ये सवाल सारे बने हुए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आपने इनको अपने नोट्स में ऐड कर लेना था। ठीक है जी, चलिए अब मजीद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास एक है यूनेस्को, जरा लिखें जी, यूनेस्को के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारे पास एक है जी यूनिसेफ। यूनिसेफ का नाम सुना होगा, बार बार पेपर में पूछा गया। और एक हम डिस्कस करेंगे जी WHO, वर्ल्ड एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तीन मजीद और हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या, इनके हवाले से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे आपसे। फिर हम इस लेक्चर का बाकायदा तौर पे क्या करेंगे जी, इख्तिताम कर देंगे। ठीक है जी, तो यूनेस्को स्टैंड फॉर, बार बार पेपर में आपको देखने को मिलेगा। यूनेस्को स्टैंड फॉर, यू का मतलब हमारे पास क्या होता है, यूनाइटेड। यू का मतलब क्या होता है जी, यूनाइटेड। इस तरह से एन का मतलब देखिए तो ये यूनाइटेड हमारे पास क्या जी, यूनाइटेड नेशन है। और ये ई का मतलब क्या जी, एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन। और इस तरह से एस का मतलब हमारे पास क्या होता है जी, इसका मतलब होता है साइंटिफिक, साइंटिफिक। और इस तरह से अगर सी का मतलब देखें तो इसका क्या मतलब होता है, कल्चर, साइंटिफिक कल्चर। और ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को स्टैंड्स फॉर, बार बार पेपर में पूछा गया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हम इसको बोलते हैं जी। तो यूनेस्को कब बनी, एक तो ये सवाल पूछा जाएगा। तो यूनेस्को 1945 में बनी थी, बाकायदा तौर पे देखा जाए 1945 में बनती है। और इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यूनेस्को स्टैंड्स फॉर, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जी वो क्या, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हम इसे बोलते हैं जी। ये 1945 में बनी थी। और इसकी जो डायरेक्टर जनरल्स है, डीजी हैं जो इसकी, वो जो है हमारे पास खातून ही है, उनका ताल्लुक जो है वो फ्रांस से। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो बार बार पेपर में पूछा गया है कि यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, वो पेरिस में आपको देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है, पेरिस में देखने को मिलता है। और पेरिस कहां पे मौजूद है, फ्रांस में। बार बार पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछा गया, ये रिपीटेड सवाल है। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर, यूनेस्को फाउंडेड इन, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है कहां पे, बार बार पूछा गया। और इसकी जो डायरेक्टर जनरल है वो हमारे पास तकरीबन, उनका नाम है ऑड्री ज़ोले साहिबा, उनका एक नाम है, वो खातून है। उनका ताल्लुक कहां से, फ्रांस से ही उनका ताल्लुक है। वो इसकी करंट डायरेक्टर जनरल है। ठीक है जी, तो ये यूनेस्को के हवाले से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें जो एजुकेशनल्स होते हैं, इस तरह से हमारे पास जो साइंटिफिक और कल्चरल जो हमारे पास इश्यूज होते हैं, इनको बाकायदा तौर पे पूरी दुनिया में ममालिक में क्या किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और ये भी अंडर किसके है जी, ये भी हमारे पास जो है वो यूएनओ के अंडर काम करती है। इस तरह से यूनिसेफ की बात करें, यूनिसेफ का जो ये जो इसका स्टैंड फॉर, बार बार पेपर में पूछा गया कि यूनिसेफ स्टैंड फॉर, तो ये हमारे पास क्या होता है जी, ये भी हमारे पास यूनाइटेड होता है जी। इस तरह से एन का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यूनाइटेड। और हम इसको कह सकते हैं जी नेशन होता है। और आई का मतलब क्या होता है जी, इंटरनेशनल हमारे पास होता है जी, इंटरनेशनल। बार बार ये पेपर में पूछा गया इस तरह से। और सी का मतलब क्या होता है जी, चिल्ड्रन होता है। सी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चिल्ड्रन है। और ई का मतलब क्या है जी, एमरजेंसी। और एफ का मतलब क्या है, फंड। और ये बार बार पूछा गया है कि यूनिसेफ, ये जो यूनिसेफ स्टैंड फॉर, बार बार पेपर में पूछा गया।
ठीक है, तो मुख्तलिफ ऑप्शन आपके सामने रखता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड हम इसको बोलते हैं। और पूरी दुनिया में जो बच्चों के हवाले से जनाब जो है वो बच्चों के हकूक हैं, चाइल्ड राइट्स हैं, उनके हवाले से जो पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेफ बोलते हैं। इसमें जो है वो बच्चों के हवाले से डिनोट किया जाता है, जो बच्चों के हकूक हैं, चाइल्ड्स के जो राइट्स है बाकायदा तौर पर उनके हवाले से डिनोट भी किया जाता है, फंड भी जो है वो दिया जाता है इमरजेंसी फॉर्म में। ठीक है जी, तो इसी तरह से आप इसको याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल और चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है। और इस तरह से ये कब बनती है, ये भी सवाल पूछा गया, बार बार पूछा गया। तो 1946 में बनी है। कब बनी है जी? यूनिसेफ 1946 में बनी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, बार बार पूछा गया पेपर में, इंतहा बार ये सवाल पूछा गया। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में हमें देखने को मिलता है। और न्यूयॉर्क में इसका जो है वो हमारे पास क्या है जी, हेडक्वार्टर है। बार बार पेपर्स में पूछा गया। ठीक है, और यहीं से एक खातून बिलोंग करती है और इनका भी ताल्लुक जो है वो अमेरिका से, वो इसकी डायरेक्टर जनरल है करंट यूनिसेफ की। और यूनिसेफ के हवाले से सवाल पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में जो नेशनल चाइल्ड राइट्स की जो एम्बेसडर बनाएगी यूनिसेफ की तरफ से, वो कौन सी खातून है? वो एक खातून है, विमेन है, और उनका नाम क्या है? सबा कमर। सबा कमर के बारे में आपने याद रखना है जी, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। सबा कमर के बारे में सवाल पूछा जाएगा और ये अक्टूबर 2024 की बात है। इस तरह से देखा जाए तो यूनिसेफ की तरफ से जो नेशनल लेवल पे ये जो पाकिस्तान में जो चाइल्ड राइट्स है, नेशनल लेवल की बात की जा रही है, इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं की जा रही। यूनिसेफ की तरफ से नेशनल लेवल की जो एम्बेसडर बनाएगी, यूनिसेफ की तरफ से नेशनल लेवल की जो एम्बेसडर बनाएगी ये पाकिस्तान में चाइल्ड राइट्स के हवाले से, वो कौन सी खातून है? सबा कमर है। अक्टूबर 2024 में बनाएंगी। और सबा कमर को सब जानते हैं, ये टीवी ड्रामों वगैरह में क्या करती हैं, काम करते हैं, और पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, कराची से इनका ताल्लुक है। ठीक है जी, तो ये बनाएंगे, इनके बारे में आपसे सवाल जो है वो पूछा जाएगा। राइट, चले जी अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी, डब्ल्यूएचओ को डिस्कस करते हैं। तो डब्ल्यूएचओ स्टैंड्स फॉर, बार बार पेपर में पूछा गया, और इसको हम क्या बोलते हैं जी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम इसे बोलते हैं जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। डब्ल्यूएचओ स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम इसे बोलते हैं। और ये स्टैंड्स फॉर पूछा गया बार बार, डब्ल्यूएचओ स्टैंड्स फॉर बार बार पेपर्स में देखने को मिलता है। तो डब्ल्यूएचओ स्टैंड्स फॉर हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब बनती है? फाउंडेड इन 1948 में बनती है बाकायदा तौर पे। और इस तरह से देखा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में। ये सवाल बार बार पूछा गया। और जिनेवा कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो ये जो यूएनओ है, सॉरी ये जो वर्ल्ड डब्ल्यूएचओ भी यूएनओ के अंडर काम कर रही है। और इस तरह से इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा में 1948 में बनती है। और डब्ल्यूएचओ स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और इस तरह से इसके जो करंट जो है वो एक तरह के डायरेक्टर्स हम कह लें तो वो हमारे पास है, जिसके जो डीजी हैं वो उनका ताल्लुक वैसे देखा जाए तो इथोपिया से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से वो बिलोंग करते हैं। डब्ल्यूएचओ के जो करंट जो वो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम डॉक्टर टेड्रोस साहब जो है वो उनका नाम है जी। और वो इथोपिया से बिलोंग करते हैं। करंट जो इनके डायरेक्टर जनरल है उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। वो डब्ल्यूएचओ के जो करंट डायरेक्टर जनरल है वो किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं? अफ्रीका से। किस मुल्क से बिलोंग करते हैं? इथोपिया से। उनका नाम क्या है? डॉक्टर टेड्रोस साहब जो है वो उनका नाम है जी। और इस तरह से डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में 1948 में बनती है। डब्ल्यूएचओ स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से मजीद थोड़े से सवाल और डब्ल्यूएचओ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डब्ल्यूएचओ के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो वाइल्ड हमारे पास वाइल्ड पोलियो वायरस से फ्री जो कॉन्टिनेंट करार दिया गया है डब्ल्यूएचओ की तरफ से, वो कौन सा? तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। सवाल बार बार पेपर में पूछा जा रहा होता है कि डब्ल्यूएचओ बेसिकली ये पूरी दुनिया में हेल्थ के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। इसी ने किसी मुल्क में जो डिजीज है, बीमारी है, उसके बारे में बताना है कि मुल्क जो है वो बाकायदा तौर पर इससे फ्री हो गया है, या इस मुल्क में वो बीमारी आ गई है, या कोई पैनाडेमिक डिजीज आई है, या कोई एनेडेमिक जो आई है डिजीज, उसके बारे में जो है वो डब्ल्यूएचओ ये हमें बता रहा होता है। तो पैंडेमिक डिजीज अभी कोविड-19 आई थी तो उसके बारे में इसने बताया था। ठीक है, तो ये जो डब्ल्यूएचओ इसने वाइल्ड पोलियो वायरस से फ्री करार दिया किस मुल्क को? ये सवाल पूछा जाएगा। या इससे ये पूछा जाएगा किस कॉन्टिनेंट को इसने बाकायदा तौर पे, बल्कि कॉन्टिनेंट का सवाल पूछा जाएगा। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डब्ल्यूएचओ ने बाकायदा तौर पे 2019-20 की बात है, इसने फ्री करार दिया कि अब ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वाइल्ड
जो पोलियो वायरस है वो खत्म हो गया, वो नहीं रहा। इस तरह से अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ट्राइकोमा डिजीज जो एक आंखों की बीमारी होती है, ट्राइकोमा डिजीज, तो ट्राइकोमा डिजीज के बारे में पूछा जा रहा होता है बार बार। तो ट्राइकोमा डिजीज पाकिस्तान में जो एक बीमारी है, पाकिस्तान को ट्राइकोमा डिजीज से फ्री करार दिया है किसने? WHO ने। यह भी सवाल पूछा जाएगा। इस तरह से इसने 11 मार्च 2020 की बात, अगर हम बात करें 11 मार्च 2020 की बात है, इस WHO ने एक पैंडेमिक जो है वो इसने डिजीज करार दिया किसको? कोविड-19 को। कोविड-19 को ये सवाल पूछा जाएगा कि WHO ने पैंडेमिक डिजीज जो है वो कोविड-19 को किस डेट को करार दिया? तो 11 मार्च 2020 को। 13 मार्च में पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो लॉकडाउन लगा दिया गया था। ठीक है जी, तो ये सारे सवाल जो है वो पूछे जा रहे होते हैं WHO के हवाले से भी। तो यही हमारे पास कुछ सीधा सवाल थे जिनको हमने डिस्कस किया। होपफुली कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहा होगा। ये सारी चीजें नोट करें, अपने नोट्स में ऐड करें, पेपर्स में आपको ये देखने को मिल रही होंगी। और इस तरह से हम सारी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर चलेंगे। और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करना है। हमें हर ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिस्कस नहीं करना है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने 1948 तक ऑर्गेनाइजेशंस को ईयर्स तक देख लिया। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो हम डिस्कस करेंगे नेटो के हवाले से। नेटो का नाम सबने सुना होगा, तो नेटो क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे, बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेटो क्या है, कब है, कैसे बनी, किन रीजन्स में बनी, मैप बना के तकरीबन हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम नेटो डिस्कस करेंगे। नेटो में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे थे, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर फिर हम यहीं पे जो है वो खत्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहा होगा। आज के लिए फिर इतना ही काफी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।